दोस्तों, मैं नीलेश 24 सेवार्थ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बाल विकास से संबंधित 30 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो परीक्षा में बार बार आते रहते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से आपको सफलता मिलने के अधिक चांस बन जाएंगे और ऐसे ही प्रश्नों का अभ्यास हम कई बार करेंगे। जब बार बार प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलने के अधिक से अधिक चांस बन जाएंगे। चलते हैं तो पहले प्रश्न से अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? हम जानते हैं कि संज्ञानात्मक बाल विकास की पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिन्हें 4 स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला है संवेदात्मक गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष चलती है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 या कभी कभी 12 भी आ जाता है। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 या 12 वर्ष के बाद होती है। इसे अमूर्त अवस्था भी बोला जाता है। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं या करती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, बिग व हंट के अनुसार खाली स्थान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा होगा? किशोर अवस्था। हम सभी जानते हैं कि किशोर अवस्था में क्या होता है, सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं, चाहे वो शारीरिक परिवर्तन हो, सामाजिक परिवर्तन हो, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हो। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, उसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो किस में किया जाएगा? सामान्य बुद्धि बालक में उसको वर्गीकृत किया जाएगा, क्योंकि 90 से लेकर 110 के बीच में सामान्य बुद्धि बालक कहलाते हैं, जिसके लिए टर्मन ने हमारे सारणी बनाई हुई है। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं और बाद में इसे अभ्यास के माध्यम से कर सकते हैं। 5वां प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, उपरोक्त सभी। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी माध्यमों से हम क्या कर सकते हैं? बालक का मूल्यांकन कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न हो गया। अब 6वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा सीखना स्थायी होता है? तो हम सभी जानते हैं कि समझकर सीखना क्या होता है? स्थायी होता है। 7वां प्रश्न देखते हैं, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? तो जल्दी से बताएं दोस्तों, वह हमारा किस अवस्था में होगा? किशोर अवस्था में, क्योंकि वो क्या करता है? अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है, और यह सब किसके लक्षण हैं? किशोर अवस्था के। 8वां प्रश्न है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो हम सभी जानते हैं कि सीखने की क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत के प्रतिपादक पावलोव जी हैं। शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था। किस लिए था? तो शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था किंडरगार्टन पद्धति के लिए। सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, किससे होता है? अलगाव से हो ही नहीं सकता, भीड़ से हो सकता है, संपर्क से बिल्कुल होता है, दृश्य श्रव्य सामग्री से। तो फिर क्या होता है? सामाजिक अधिगम संपर्क से प्रारंभ होता है। 10वें के बाद अब 11वें प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। दोस्तों, इसके लिए आप सूत्र जानते होंगे, क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100। तो इन्होंने वास्तविक आयु दी है 8 वर्ष, मानसिक आयु दी है 12 वर्ष, तो बुद्धि बराबर होता है मानसिक आयु। मानसिक आयु कितनी है? 12 वर्ष, तो 12 बटे कितना आ जाएगा? 8, गुणित हो जाएगा कितना? 100। इसके माध्यम से क्या हो जाएगा? बराबर जी किसके होते हैं? बुद्धि के या IQ। तो IQ बराबर निकलेगा, इससे निकालें तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, फिर 2 से काटें 2 एकम
2, और 2 से 100 को काटा तो कितनी बार कटे? 50 बार, और 50 गुणित 3 किया तो कितना आ गया? 150। तो उसका IQ कितना निकला? 150 यहाँ IQ निकल के आ गया है। ये वाला हमारा आंसर चौथा वाला सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या होगा दोस्तों? स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। स्थानीय समस्याओं के समाधान के माध्यम से क्या होगा? क्रियात्मक अनुसंधान किया जाएगा। 13वां प्रश्न देखें। सीखने की खेल विधि उपयोगी है? बाल्यावस्था हेतु, पूर्वावस्था हेतु, युवावस्था हेतु, परिपक्व अवस्था हेतु। तो खेलने की विधि किसके लिए उपयोगी है? बाल्यावस्था हेतु यह अधिक उपयोगी है। 14वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? तो कौन सी है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, मत सूची, ये सभी। तो कौन सी विधि है? ये सभी विधियां प्रविधि हैं। 15वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन है, एक शिक्षक गद्य व सब्जियों फलों के चित्र का उपयोग कर अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है। विद्यार्थी विवरण से जोड़कर पोषण के तथ्यों को सीखते हैं। इस दृष्टिकोण पर आधार है। तो क्या आधार है? सीखने का क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत। ये वाला तीसरा वाला सही हो जाएगा। 15वां के बाद 16वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 16वां प्रश्न है दोस्तों, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विधि है। तो परिणात्मक एवं निरीक्षण विधि, परिणात्मक एवं गुणात्मक विधि, गुणात्मक एवं साक्षात्कार विधि। कौन सी हो जाएगी? दूसरी वाली, परिणात्मक एवं गुणात्मक विधि ज़्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, व्यक्तिगत भिन्नताओं के मापन की सर्वोत्तम मापनी है। तो कौन सी होगी? अंतराल मापनी। अंतराल मापनी क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताओं को सर्वोत्तम रूप से माप सकती है। 18वें क्वेश्चन को देखते हैं। 18वां प्रश्न है, अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व है। तो विद्यार्थी की व्यक्तिगत शिक्षण अवस्था। दूसरा है व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना। तीसरा है विद्यार्थियों का समरूप समूह में वर्गीकरण। उपयुक्त सभी बताएं दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? विद्यार्थियों का समरूप समूहों में वर्गीकरण। तीसरा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखते हैं। विभेदकारी परीक्षण अंतर करता है कमजोर विद्यार्थियों में, सामान्य विद्यार्थियों में, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में, ये सभी। तो किस में करता है विभेदकारी परीक्षण? इन सभी में करता है। 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? बताएं दोस्तों, कौन सा कारक? जी हाँ, प्रेरणा। प्रेरणा के माध्यम से हम बालकों में क्या रुचि उत्पन्न कर सकते हैं और उसे नियमित रूप से बनाए रख सकते हैं। इसलिए प्रेरणा के माध्यम से हम किसी को भी सही दिशा में और अच्छे से अच्छा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। 21वां प्रश्न देखें। अधिगम का शिक्षा में योगदान है व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, इन सभी में। तो बताएं, अधिगम का शिक्षा में योगदान है किस में है? इन सभी में। 21वां प्रश्न के बाद 22वां प्रश्न देखते हैं। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? स्टर्न है, बिने है, टर्मन है। तो बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? टर्मन है। तो तीसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। तेईसवां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। भारतीय संविधान के 41 व 46वें अनुच्छेद जो व्यक्ति पिछड़े रह गए हैं उनसे संबंधित हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला आंसर सही हो जाएगा, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। 24वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? तो कौन सा है?
निद्रा, देखो हम हमेशा सोते हैं, चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन हमारे शरीर को 6 घंटे की नींद कम से कम चाहिए पड़ती है। तो जन्मजात प्रेरक कौन सा हो जाएगा? निद्रा। चौथा जो ऑप्शन है, सॉरी जी गलती दिया है इसमें, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? तो चौथा ऑप्शन गलत है, इसमें क्या हो जाएगा? निद्रा हमारा सही होगा, क्योंकि हमें हमेशा क्या चाहिए? निद्रा जन्मजात प्रेरक है, लेकिन क्रोध जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो निद्रा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसमें जो चौथा दिया है वो गलत टाइप हो गया है, उसको आप इग्नोर करें। 25वां प्रश्न देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताएं दोस्तों, क्या करना चाहिए? छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाने चाहिए, अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए, आराम करना चाहिए। बताएं जल्दी से। तो क्या करनी चाहिए? अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि हम जब उनको मनोदशा उनकी अधिगम के लिए तैयार कर लेंगे तो वो जल्दी से जल्दी सीख सकेंगे। 26वां प्रश्न है, अपराधी बालक कौन होते हैं? अपराधी बालक वो होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं। जो सामाजिक कार्य करते हैं वो अपराधी नहीं हो सकते, लेकिन जो असामाजिक कार्य कर रहे हैं वो कौन सी बालक कहलाएंगे? अपराधी बालक कहलाएंगे। 27वां प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है? तो सभी छात्रों के लिए, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए, सभी नागरिकों के लिए। तो कौन सा है? दूसरा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। 28वां प्रश्न देखते हैं। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, विशेष व सामान्य बच्चों को साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 29वां प्रश्न देखते हैं। प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों क्या होता है? लक्ष्य होता है। लक्ष्य जब हम साध के चलते हैं तो प्रयास त्रुटि करते जाते हैं, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। तो प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। 30वां और हमारा लास्ट प्रश्न देखते हैं। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, कभी कभी, कभी नहीं, नियमित। तो शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए नियमित। किस तरीके से? नियमित रूप से गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।